Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jayashree Sham class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो आपकी गोल्जी बॉडीज थी और लाइसोसोम्स पहले ही पढ़ लिया था, गोल्जी बॉडीज एंड वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो फर्स्टली तो आप देखो डायग्राम समझो कि जो ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम तो सुना होगा ना क्लास 9th में, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, है ना। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है कि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलो अब इसका पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी करते हैं, फिर साथ के साथ ये समझते जाना, है ना। तो देखो जो आपका पहला जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, एक अनलेसली स्पेसिफिकली स्टेन किया जाता है ना। और दूसरा क्या है कि बिना माइक्रोस्कोप के आपको दिखेगा नहीं। क्या बोला मैंने? फर्स्ट तो अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड। क्या है? अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड होता है ये। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये आपको माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखेगा। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आपको देखना पड़ेगा। अब क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है कि देखो आउटर मेम्ब्रेन में डिवाइड है ये, और दूसरा क्या है? इनर मेम्ब्रेन में डिवाइड है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन, दो तरीके की मेम्ब्रेन है। इन मेम्ब्रेन के ऊपर अपना अलग अलग, दोनों मेम्ब्रेन पे अलग अलग अपने क्या होते हैं? एंजाइमेटिक कंटेंट होते हैं। यानी कि इनर मेम्ब्रेन पे अलग एंजाइमेटिक कंटेंट और इसके आउटर पे अलग। ठीक है, अब क्या है जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है वो मोर परमिएबल होती है। क्या बोला मैंने? कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आपका क्या है? मोर परमिएबल है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका इस माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। अब क्या है कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर होमोजेनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? होमोजेनियस सब्सटेंस। किसके अंदर? इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका? होमोजेनियस सब्सटेंस। जब ये होमोजेनियस सब्सटेंस प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपका मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। अब देखो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन का यहाँ पे होमोजेनियस सब्सटेंस जो प्रेजेंट है इसको हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? मैट्रिक्स बोल दिया। अब क्या होगा अगर आपका जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें क्या आ जाए? फोल्डिंग्स आ जाए। क्या आ जाए? फोल्डिंग्स। फोल्डिंग्स क्यों आ रही है भाई? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जैसे कि विलाई है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टीन है, स्मॉल इंटेस्टीन में फोल्डिंग्स होती हैं। क्यों? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, है ना। ऐसे ही यहाँ पे वही विलाई के जैसा ही है। अब जैसे यहाँ पे है इनर मेम्ब्रेन, अगर यहाँ पे क्या हो जाए? आपकी फोल्डिंग्स हो जाए, है ना। तो जब इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स हो रही है तो इसको हम बोलेंगे क्रिस्टी। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। जैसे कि ये रहा आपका, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है। अब ये क्रिस्टी क्या कर रहा है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर सेलुलर एनर्जी का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब एटीपी क्या होता है भाई? एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, और इस एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है आपका? एटीपी का फुल फॉर्म। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सेलुलर एनर्जी का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी सेल विच इज कॉल्ड एटीपी। ठीक है, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिवाइड किसके थ्रू होता है? बाय फिशन। फिशन किसके थ्रू? बाय फिशन। अब ये जो फिशन, ये जो वर्ड है ये आपका एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में आता है। किस में आता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
कौन? ये फिशन, ठीक है। अब क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन? ये माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्या क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, कुछ आरएनए भी होते हैं और 70s राइबोसोम्स होते हैं। किसके अंदर? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या बोल रही मैं? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और क्या होता है? 70s का राइबोसोम होता है। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। वापस से बताऊं, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो, फर्स्टली क्या है? ये अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड है, ठीक है, और इसको माइक्रोस्कोप के बिना देख नहीं सकते हो आप। एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, 70s राइबोसोम है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। और क्या है? दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल देन inner membrane. If inner membrane contains homogeneous substance, it is called matrix, and if it is continue in the form of foldings, then it is called crusty, which increases the surface area. ठीक है। नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। फिशन इज द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो आपका मैट्रिक्स था, dense homogeneous substance present the inner membrane का क्या था? पार्ट है। इसके अंदर आपकी क्रैब साइकिल होती है। क्या होती है? क्रैब साइकिल। ये आप अभी प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे कि क्या है ये। तो मैट्रिक्स के अंदर ध्यान रखना कि क्या होगी? आपकी क्रैब साइकिल होगी। अभी क्रैब साइकिल क्या होती है आगे पढ़ेंगे। और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर होता है आपका ईटीएस। ईटीएस क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये भी किसमें पढ़ोगे आप? प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। बस एक बार याद रख लो नॉर्मली की जो मैट्रिक्स है इसके अंदर क्रैब साइकिल होता है और जो आपका इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस होता है ना। ये हो गया। और तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन में डिविजिबल होता है। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और कैसा है ये? पावर हाउस ऑफ सेल है। क्यों? क्योंकि सेलुलर एनर्जी का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, which is stored in the form of ATP, that is energy currency of cell, ठीक है। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था तो एक मैंने आपको 3 दिन से कंटिन्यू बोल रही हूँ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, पर वो थोड़ा नंबर आ ही नहीं रहा उसका, है ना। तो चलो आज पढ़ते हैं वो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लास्टिड्स, साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियस, फिर आपका चैप्टर खत्म। बहुत ज्यादा लेंथी है ना ये चैप्टर, थोड़ा सा क्या ज्यादा ही है ना। अभी तो तुम 11th में आए हो, छोटे ही हो। तो चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पहले पैसिव पढ़ते हैं चलो, है ना, फिर पढ़ेंगे आगे एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखो इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मैंने बताया था आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कैसी मेम्ब्रेन है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से समझना, मैं लिखाऊंगी कम, ये लिखना तो आपके नोट्स में मिल जाएगा, आपको समझा करो, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है? कुछ आयंस या ऐसे बोल सकते हो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कि किसी किसी को तो ये ट्रांसपोर्ट यानी कुछ किसी किसी को तो अलाउ कर देगा उस मेम्ब्रेन से क्या पास होने में, किसी किसी को नहीं भी करता है ना। तो यानी कि कुछ आयंस, कुछ मॉलिक्यूल्स अगर क्या हो गए, वो पास हो गए फ्रॉम selectively permeable membrane without requirement of energy and और क्या कि अपनी ही कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन से अगेंस्ट नहीं जाते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन से अगेंस्ट तो एक्टिव वाले जाते हैं, ये फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, है ना। किस में जा रहे हैं? हायर टू
लोअर कंसंट्रेशन में कुछ मॉलिक्यूल्स और जो आयंस हैं वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यही बोल सकते हो मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, वो पास होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया क्या बोला? नहीं आया समझ में? देखो पैसिव का मतलब विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी और एनर्जी। क्या बोला मैंने? पैसिव का मतलब है आपका विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। इसके अंदर क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स और जो आयंस वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। और मेम्ब्रेन है तो ये क्या करेगा, अलाउ कर, सेलेक्टिवली है भाई, पर ये क्या करेगा, अलाउ करेगा विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। इसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो कंसंट्रेशन है वो कहां से कहां है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पे, क्या, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग है ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस। भाई ऑस्मोसिस क्या होता है कि आपका जो वाटर है, यानी कि किसका ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, किसमें, ऑस्मोसिस में। देखो ऑस्मोसिस का मतलब कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनका ट्रांसपोर्ट होगा बाय डिफ्यूजन, इसी को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। वो भी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे होगा। क्या बोली मैं? जैसे सुना होगा ना ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस, 9th क्लास में भी आता हुआ है ना। तो इस ऑस्मोसिस में क्या है कि जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का, अक्रॉस मेम्ब्रेन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से हो रहा है तब हमने इसको क्या बोला है, ऑस्मोसिस। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हमने क्या बोला आपका, ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, इसका एग्जांपल है जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम पंप। क्या है इसका एग्जांपल, सोडियम एंड पोटेशियम पंप। इसके अंदर क्या है कि भाई मैंने क्या बोला था आपको कि कुछ आयंस का, मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर, या बोल सकते हो कि भाई ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायर विद द यूज ऑफ एटीपी, रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, और यू कैन से एनर्जी। अच्छा, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलेगा हमको, एटीपी की फॉर्म में। तो इसने क्या बोला है कि जब मेम्ब्रेन से अक्रॉस कोई भी मॉलिक्यूल, आयन, वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, उसमें हमको एटीपी की क्या होगी, जरूरत होगी। क्या जरूरत होगी, एटीपी की जरूरत होगी। इसलिए हमने यहाँ इसको क्या बोला है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम पंप। पैसिव ट्रांसपोर्ट था जब क्या जरूरत थी, नहीं थी। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर तो क्या था कि नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स, आयंस, उनका ट्रांसफर हो रहा था। एक्टिव में क्या हो गया, एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो गया। और ऑस्मोसिस में क्या था, वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखो ध्यान रखने की बात है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन। अब ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन क्या हो गया, देखो अगेंस्ट कंसंट्रेशन का मतलब है फ्रॉम, इन दोनों में क्या था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। समझ में आया कि क्या बोल रही मैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन है यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट है, इसका मतलब फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन पे है।
और क्या है एग्जाम्पल, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम पंप। और इस ऑस्मोसिस और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है बताओ, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ना होकर, तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू, नहीं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस में है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस। अभी क्या छोटी छोटी क्लासेस में ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि आप लोग अभी इनिशियली पढ़ना स्टार्ट किए हो या करोगे, है ना, तो क्या है थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट्स को या दो दो पॉइंट्स को लेके चलो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स एंड और क्या पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन या न्यूक्लियस। कल की क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे, प्लास्टिड्स पढ़ लेंगे, साइटोस्केलेटन 2 लाइन का है, माइक्रोबॉडीज आगे 2 लाइन का है ना आपकी बुक में, और न्यूक्लियस, देन आपका चैप्टर कंप्लीट, है ना। तो यही कर लेंगे अपन, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास हुई है माइटोकॉन्ड्रिया और ट्रांसपोर्ट, जो तीनों पढ़े हैं, इसके अंदर क्या है कि आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस टेलीग्राम का लिंक पे जाना और वहां से नोट्स अवेलेबल हैं, वहां पे ले लेना आप नोट्स, है ना। और ज्यादा क्लास में सुनने का काम क्या करो एज कम्पेयर टू लिखने का, क्योंकि लिखाती तो मैं कुछ खास नहीं, कुछ हेडिंग डाल दी समझा दिया, तो आप नोट्स ऐसे थोड़ी बनाओगे। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाकर आप नोट्स देख सकते हैं ना। और कुछ भी क्लास में कुछ समझ नहीं आया या कुछ भी व्यूज और भी कुछ एक्स्ट्रा तुम बोलना चाहते हो कुछ कि भाई ये पॉइंट्स या इसमें थोड़ा सा ये एडिशनल ये पढ़ाना चाहिए था या कुछ भी, देखो अभी मैं नॉर्मली पढ़ाने को तो बहुत डीप तक भी जा सकती हूँ, बहुत ज्यादा और भी चीजें पता है, पर क्या है कि अभी आप थोड़ा 11th में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी वो सब चीजें कि क्या फालतू का ये सब ड्रामा चल रहा है ना। तो क्या है थोड़ा सा नॉर्मली लेके चलो, अभी धीरे धीरे आगे डीप तो फिर मैं अपने आप करा ही दूंगी कि भाई और इसमें ये पॉइंट की जरूरत है, ये पॉइंट। अब जैसे और भी कुछ जहाँ पे मुझे लगता है रिक्वायरमेंट की हाँ यहाँ पे इनको ज्यादा बताना चाहिए, वहाँ मैं बता भी देती हूँ। जैसे क्लास 12 का जो चैप्टर चल रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम वगैरह कुछ नया एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ। यहाँ भी जहाँ जहाँ जरूरत होगी तो मैं बता दिया करूँगी, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस इन साइटोस्केलेटन एंड माइक्रोबॉडीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।